जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज का सफ़र ले आया है हमें दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ श्री केशव चंद्रा जी के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में। थैंक यू। एज अ प्रेजेंट असाइनमेंट में शुरुआत से लेकर अब तक के अपने सफ़र के बारे में और वो उसमें हुई चुनौतियां जो आपके सामने आई और आपकी उपलब्धियां जो रहीं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जल बोर्ड मैंने पिछले साल अक्टूबर में ज्वाइन किया और जैसा आपने शुरू में ही बताया कि जल ही जीवन है और पूरी दुनिया को अब ये पता लगने लगा है कि जल सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है इस पूरे वर्ल्ड में। और ग्रेजुअली हम इसको धीरे धीरे हम इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है और उसमें अर्बनाइजेशन चूँकि बढ़ता जा रहा है और बहुत फास्ट पेस से बढ़ता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जबकि पानी कम हो रहा है और लोग शहरों में आ रहे हैं और बस रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में सिटी का वाटर सप्लाई सिस्टम पूरे विश्व में एक नए चैलेंज को फेस कर रहा है। और इस सिचुएशन में जल बोर्ड जैसे वाटर यूटिलिटी को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला है कि इस बड़े चैलेंज को मैं फेस कर सकूँ। अक्टूबर में ज्वाइन करने के बाद मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि जल बोर्ड में बहुत अच्छे काम हो चुके हैं और ग्रेजुअली बोर्ड अपने को ऐसा ढालने की कोशिश कर रहा है ताकि ये विश्व स्तर पर स्थापित कर सके कि एक बेहतरीन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अच्छा बोर्ड है। इस प्रयास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है और इन पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल बोर्ड के सारे एम्प्लॉयज़ को कांस्टेंट चेंज की तरफ अपने को गियर अप करना है। ये यदि हो जाता है, क्योंकि एक वाटर यूटिलिटी जो 17 मिलियन पॉपुलेशन को फीड कर रही है को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ेगा और इस एवोल्यूशन प्रोसेस में सारे एम्प्लॉयज़ को ये अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा कि ये इवोल्यूशन बहुत स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंट हो, अच्छी तरह ये मैनेज हो सके एवोल्यूशन और जो आगे आने वाली समस्या है उसको अच्छी तरह सॉल्व किया जा सके। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि ये जो असाइनमेंट है ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग असाइनमेंट है। ये सिर्फ समर के टाइम का चैलेंज नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चैलेंज है। समर में एक बर्निंग इशू की तरह से खड़ा हो जाता है और पर ओवर द इंटायर ईयर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है विच इज़ टू बी रिजॉल्व। सर, ये मानना है कि दिल्ली में आने वाला 45% जो पानी है वो सिस्टम से बाहर जा रहा है, अनबिल्ड है और वो उस जगह नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। सर, तो आप इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड इसमें क्या कर रहा है? इस पानी की चोरी को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उठाने की आगे प्लानिंग है? इसमें देखिए, पानी के क्षेत्र में दो कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूरी दुनिया की जितनी भी वाटर यूटिलिटीज़ हैं उसमें पहला कॉन्सेप्ट है एपरेंट लॉस। एपरेंट लॉस जिसमें आप बिलिंग लॉसेस हैं या वाटर थेफ्ट है कि पानी की चोरी हो गई या फिर आप उतने जहाँ पे पानी पहुँच रहा है वहाँ पे आप बिल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा है रियल लॉस कि वाटर एज ए कमोडिटी इज़ गेटिंग लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू डिफरेंट हाउस होल्ड्स, कि आप हर एक घर तक या हर एक इंस्टीट्यूशन या हर एक वहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस में जहाँ जहाँ लीक्स हैं, डिटेक्टेड अनडिटेक्टेड, उन सारे लीक्स के चलते पानी का लॉस हो रहा है। अब इन दोनों लॉसेस में यदि आप देखें तो पूरी दुनिया में
एक्सेप्टेबल लेवल 25 से 30% के करीब है, बहुत अच्छी वाटर यूटिलिटीज़ का। डीजेबी इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट यूटिलिटी है इस मामले में, लेकिन फिर भी अभी हमें लंबा सफ़र तय करना है। सर, अभी आपने बात की कि सरकार का मैंडेट जो कि दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है। सर, इसमें एक बहुत ही पॉपुलर जो बात है वो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनता को वायदा किया था कि वो उनको कुछ परसेंटेज तक मुफ्त पानी दिया जाएगा और बिलों को माफ़ किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो कि आज काफ़ी हद तक ये देखने में भी आ रहा है कि हो रही हैं, दिल्ली जल बोर्ड पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? क्या दिल्ली जल बोर्ड ये सब देने में सक्षम है? देखिए, अभी सरकार का जो डिसीजन है, मैं एज सीईओ दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि इसका पॉजिटिव असर है टू दी एक्सटेंट की। सर, इसका इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आम आदमी की सरकार को इलेक्शंस के दौरान मिलेगा, उसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड को इसका पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट क्या फेस करना पड़ रहा है? पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि उन्होंने 20 किलो लीटर पानी पर हाउस होल्ड पर मंथ फ्री किया है। इसका मतलब ये है कि यदि 20 किलो लीटर से आप ऊपर जाते हैं तो फिर आपको फुल चार्ज देना पड़ेगा। अब दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो हिडन समस्या है, जो लोगों को अभी नहीं पता चल रहा है, वो पानी के क्वांटम की समस्या है कि कितना पानी पूरे सिटी को अवेलेबल हो रहा है। आने वाले वर्षों में 2020 में ही आप देखेंगे कि जब पॉपुलेशन जिस रेट से ग्रो कर रहा है, उस रेट से यदि ग्रो करता रहा तो 1300 MGD पानी आपको पूरे सिटी के लिए चाहिए। अभी हमें 900 MGD के करीब पानी मिल रहा है। तो जो सिटी का पहला रिक्वायरमेंट है कि वाटर का प्रोपोर्शनेट यूज़ हो और लोग इस तरफ जाएं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। उसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाता है, ये सरकार का अपना मत है, उसमें स्ट्रैटेजी बनती है या कुछ होता है। दूसरा जो बिलों के माफ़ करने का है, तो जो पुराने हिस्टोरिक अरियर्स हैं उसको माफ़ करने का सरकार ने जो कदम लिया है, उसमें अगेन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये लिंक्ड है इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर्स से। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या पूरी सिटी में है कि आप कितना पानी सप्लाई कर रहे हैं और कितना पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा है, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि अभी तक 10 लाख कंज्यूमर्स, टोटल 21 लाख कंज्यूमर हैं, 22 लाख कंज्यूमर हैं, उसमें 11 लाख कंज्यूमर के घरों पे सही मीटर इंस्टॉल नहीं है, और यदि मीटर है भी तो वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा से ज़्यादा प्रोपोर्शन जो पानी आप पहुंचा रहे हैं उसका कोई लेखा जोखा आपके पास नहीं है। और चूंकि लेखा जोखा नहीं है तो बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं उसको मैनेज भी नहीं कर सकते हैं। तो यदि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि टोटल कंज्यूमर्स को कितना पानी मिल रहा है, तो फिर मैं लीक डिटेक्शन या उसके कंजर्वेशन की कहाँ बात करूँगा। तो ये चूंकि दूसरी स्कीम लिंक्ड है कि जो ऑलमोस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जो पिछले 5-6 साल से चला आ रहा था, जिस पे आप रिमाइंडर्स दे रहे हैं, उसको क्यों ना लिंक किया जाए एक ऐसे पॉजिटिव इससे, जिससे कि फाइनली फ्यूचर में पूरे जल बोर्ड को फ़ायदा हो और एक बार वो पूरे स्लेट वो को सब बिलिंग के अंदर आ जाएगा वो सभी कुछ। सर, अभी आपने बात की कि हमें दिल्ली को ज़रूरत है 1300 MGD पानी की, और जबकि हमारे पास अवेलेबल है केवल 900 MGD पानी। तो सर, ये जो बीच का गैप है, क्या हम इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, या हमें हमेशा दिल्ली को हमेशा नेबरिंग स्टेट्स जो है उन्हीं की तरफ देखना होगा पानी की एडिशनल सप्लाई के लिए हमेशा? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ों के लिए। एक,
आप डायरेक्ट वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए 1, सेकेंड की वेजिटेबल कवर के लिए, पूरे सिटी में कितना वेजिटेशन का कवर है उसको मेंटेन करने के लिए। आपका एक्वेफर का लेवल अलार्मिंग ढंग से कम हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है। तो ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं समझता हूँ कि है कि 400 mgd पानी में डेली बेसिस, mgd का मतलब होता है मिलियन गैलन पर डे, तो 400 मिलियन गैलन पर डे में यदि एक्सट्रैक्ट कर सकूँ एक्वेफर में, उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो हो भी नहीं सकती है। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आज के दिन में भी हम 80 mgd पानी एक्वेफर से ही ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ क्वांटिफाइड आइटम है, इसके अलावा हजारों बोरवेल सिटी में काम कर रहे हैं, ऑथराइज अनऑथराइज दोनों ढंग से। तो ड्रॉल तो हो रहा है लीगल या इलीगल, लेकिन अल्टीमेटली जो हार्श रियलिटी है कि एक दिन एक्वेफर डेंजरस लेवल पे पहुंच जाएगा, और उसको अभी से जागरूक होने की आवश्यकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो, हर एक घरों में स्टार्ट हो। उसको हमने टोटली सिंप्लीफाई कर दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को, और हम जनता के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नया डिज़ाइन क्या है, कैसे वो कर सकते हैं, और इंडिया के दूसरे शहरों में कैसे ये सक्सेसफुल हुआ है, स्पेशली चेन्नई में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खास मुलाकात A to Z न्यूज़। सर, पानी के विषय में जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है जनता को। इसी से जुड़ा सर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सर, हमारे देश में इस वर्ष एक ऑलमोस्ट सूखे की स्थिति है, ड्रॉट सिचुएशन, स्पेशली महाराष्ट्र जो फेस कर रहा है। सर, इस तरह की सिचुएशन में वानखेड़े स्टेडियम में IPL मैच होने जा रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे पानी की आवश्यकता है उस पिच को इस लायक बनाए रखने के लिए कि उस पे वो मैच हो सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्निंग इस वक्त इशू है कि क्या इस तरह के सिचुएशन में इस पानी की इस तरह की वेस्टेज होनी चाहिए, मैच के लिए पानी अवेलेबल कराया जाना चाहिए जबकि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि ये मेरा, चूंकि मैं उस शहर में नहीं सर, ये इट हैज बीन शोन वेरी वाइडली, इट इज आई मीन आई एम कमिंग टू दैट। ओके। दूसरा ये है कि इस सारे एरिया में आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पिचों पे पानी डालने के लिए, या वो जो पार्क है, जो मैदान है, उस पे पानी डालने के लिए आप ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं या ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं। यदि ट्रीटेड वाटर यूज़ हो रहा है जिसको आप नालों में बहाते हैं, तो वो तो अच्छी चीज़ है कि रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वाटर हो रहा है। यदि ड्रिंकिंग वाटर यूज़ हो रहा है तो फिर देखने की आवश्यकता है उसको। तो महाराष्ट्र सरकार ये सुन ले कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर ना यूज़ करके ट्रीटेड वाटर ही यूज़ हो रहा हो, ये देखने की आवश्यकता है। ये तो थी केशव चंद्रा जी की दिल्ली जल बोर्ड असाइनमेंट की। इसके अलावा ये एक और भी ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने बहुत वाइड वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स जो हैं दिल्ली सरकार और गोवा में और भी जगहों पे जो इन्होंने किए। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, आपके गोवा के असाइनमेंट में के बारे में, वहाँ पर आपने किस किस तरह के काम किए? गोवा में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था। फिर गोवा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि मेरे ज्वाइन करने से 4 साल पहले उन्होंने इंटरनेशनल एक ट्रीटी साइन की थी
जिसके तहत गोवा गवर्नमेंट को एक पोर्चुगीज़ कंट्रीज़ का गेम्स होस्ट करना था, जिसको लूसोफोनिया गेम्स बोलते हैं। लूसो मीन्स पोर्चुगीज़, फोन मीन्स ऑल दोज कंट्रीज विच स्पीक पोर्चुगीज़। तो गोवा भी एक मेंबर है उसमें, और मुझे लगता है कि ये मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक साल के अंदर हमें 3 नए स्टेडिया बनाना था और 2 स्टेडिया को रेनोवेट करना था, और 4 स्टेट को छोटे ढंग से रेनोवेट कर प्रैक्टिस पिचेस को करना था। और ऑब्वियसली वक्त 1 साल में 2 इंडोर स्टेडिया बनाना और 1 आउटडोर स्टेडिया बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टेडिया बनाना फिर भी आसान है, लेकिन पूरे इंटरनेशनल गेम को ऑर्गेनाइज करना, वो अब सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इंटरनेशनल गेम ऑर्गेनाइज करना सबसे कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा एरियाज़ को फुल प्रूफ ढंग से टैकल करना होता है, क्योंकि उसमें कोई लैप्स की गुंजाइश नहीं होती है। तो उस सारे ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और बिना किसी आउटसाइड बिग कंसल्टेंट्स को लिए हुए इसको ऑर्गेनाइज करना, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम खुद ही करेंगे, और जो कि आपने सक्सेसफुली जैसे कि किया। हाँ, सबों के प्रयास से हुआ। गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया, और गोवा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। केशव चंद्रा जी के शख्सियत का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एनवायरनमेंट, पर्यावरण, जिसके के बारे में इनके बहुत ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं या और असाइनमेंट्स हैं जो कि सर ने किए, तो हमें बताएं सर आपके असाइनमेंट्स। मैं दिल्ली में सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट भी था, और उस दौरान हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन पे बहुत अच्छा काम किया था। एक मुझे याद आ रहा है, एक अभियान चला था सिटी प्लांट्स मिलियन ट्री। इसमें पूरा हमारा प्रयास था कि 1 मिलियन पेड़ पौधे लगाए जाएं, और ये पूरे रेनी सीज़न के अंदर कंप्लीट हो। वो कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा 10-12 प्रोजेक्ट उस समय स्टार्ट किए गए थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और 1 साल मैं सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट रहा। उसके बाद फिर मैं गोवा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। एनवायरनमेंट में बहुत सारे काम हुए। पॉलीथीन बैन उस समय आया था, और मुझे याद है कि कोर्ट्स में बहुत लीगल बैटल हम लोगों ने फेस किया था, लेकिन हम लोग सबों के प्रयास से वो हम लोग जीत गए उस केस को। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली तो वाटर बॉडी से रिलेटेड, एयर क्वालिटी से रिलेटेड, और ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो है ही पूरे सिटी का। तो एज अ सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट प्रयास ये था कि ये जो डिपार्टमेंट्स इन तीनों सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनको हम इनपुट्स दें और बताएं कि कैसे काम हो सकता है इस सारे एरिया में। इसके अलावा डीपीसीसी डिफरेंट एरिया में काम कर रहा था। प्रयास ये था कि डीपीसीसी का लैब को वन ऑफ द बेस्ट लैब्स बनाया जाए, और अभी मुझे वैसे पता नहीं है कि अभी किस स्टेज में है वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रिवैम्पिंग हो गया होगा उसका। एनवायरनमेंट से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है पॉलीथीन का। पॉलीथीन को किस तरह से उसका यूसेज बिल्कुल रोक दिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया है। आपका इस विषय में क्या कहना है? पॉलीथीन में 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि किस थिकनेस का पॉलीथीन है, उसका रीयूज़ डिपेंड करता है कि वो पॉलीथीन पैकेट कितने माइक्रोन का है। एक सर्टेन माइक्रोन के बाद से पतला कोई पॉलीथीन बैग, उसको रीयूज़ करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो फिर आपके वो डंपिंग यार्ड में चला जाता है। और चूँकि हमारा रिसाइकलिंग प्रोसेस या रिसाइकलिंग सिस्टम इंडिया में उतना बढ़िया डेवलप नहीं किया है, इसलिए वो जनरली आपके ड्रेन्स को क्लॉग करता है, आपके ग्राउंड्स में जाके पॉल्यूशन फैलाता है,
और बहुत सारी समस्याओं को वो बढ़ाता है। इसलिए पॉलीथीन एक सर्टन उसमें कोर्ट्स ने डिफ़ाइन किया हुआ है, एक सर्टन माइक्रोन्स के नीचे का जो बैग है उसको बैन करने की आवश्यकता है, लेकिन थिक पॉलीथीन बैग्स का यूज़ किया जा सकता है और वो चूँकि वो कन्वीनियंट भी है इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये सफ़र था केशव चंद्रा जी के करियर का। सर, इसके अलावा अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए, आपके इंटरेस्ट्स के बारे में कुछ बताइए और अपने परिवार के बारे में 2 शब्द। इंटरेस्ट मेरा फोटोग्राफी है और मैं वाटर कलर करता हूँ और जनरली जो भी मैं करता हूँ उसको अपने फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ, तो कोई भी देख सकता है। और जनरली और सर, हमने ये सुना है कि आपने कुछ आर्ट एंड कल्चर में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपने कोई किताब लिखी। हाँ, एक असाइनमेंट था मेरा एज सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर। उस समय हम लोगों ने करीब 20 मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर किया था और उसको इल्यूमिनेट भी किया था। उस पूरे प्रोसेस के बाद एक कॉफ़ी टेबल बुक पब्लिश हुई थी, सिटी लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। उसकी फ़ोटोग्राफी मैंने की थी, उसको मैंने लिखा भी था उसका टेक्स्ट, तो दोनों काम हुआ था और वो किताब है अभी भी। सर, और अपने परिवार के विषय में 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, वो WHO में काम करती हैं और मेरा लड़का भी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। सर, ख़ास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास मुलाकात के सफ़र में आज इतना ही। देखते रहिए ख़ास मुलाकात A to Z न्यूज़।